अरे ओ रघु, आज फिर देर कर दी तूने। समय देखा है कभी? देख तो कितना लेट आया है। ये समय के काम पर आने का। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, कच्ची पगडंडियां और मिट्टी से बने छोटे छोटे घर। यह गांव जितना सुंदर दिखता था, उतनी ही बेरहम यहाँ की जिंदगी थी। सर्दियों में यहाँ की ठंड ऐसी पड़ती थी कि हड्डियां तक कांप जाती थी। दिन में धूप कम ही निकलती और रात होते ही ठंडी हवा ऐसे चलती जैसे शरीर को चीर देगी। इसी गांव के किनारे तालाब के पास एक पुरानी सी झोपड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, ऊपर से घास फूस की छत जिसमें जगह जगह छेद थे। बरसात में पानी टपकता और ठंड में हवा सीधे अंदर घुस आती। इसी झोपड़ी में रहता था रघु। रघु कोई बड़ा आदमी नहीं था, न कोई जमीन, न कोई दुकान, न कोई पक्का घर। बस उसके पास था उसका ईमान, उसकी मेहनत और उसका परिवार। रघु की पत्नी का नाम था सरोज। सीधी सादी, कम बोलने वाली, लेकिन दिल से बहुत मजबूत और समझदार औरत। उनकी एक बेटी थी पिंकी, जिसकी उम्र करीब 7 साल थी। तीनों का पूरा संसार वही छोटी सी झोपड़ी थी। उस दिन की सुबह कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। ऐसी ठंड की सांस लेते ही सीने में चुभन हो रही थी। रघु फटे हुए गमछे को कसकर अपने गले में लपेटते हुए उठा। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। सरोज चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे में आग नहीं थी, बस राख पड़ी थी। रघु ने धीरे से कहा, सरोज, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। रास्ता भी लंबा है, पता नहीं कैसे पहुंचूंगा कारखाने तक। हाँ। ठंड तो है जी, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। घर बैठे पेट नहीं भरता। अब तो घर में राशन भी खत्म होने वाला है। रघु ने एक गहरी सांस ली। पेट की आग ठंड से बड़ी होती है। फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, सरोज, आज अगर कुछ बनाना हो तो जो बचा खुचा हो वही बना लेना। आज जेब में एक भी पैसा नहीं है। सरोज ने पिंकी की तरफ देखा, जो कोने में बैठी थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन आवाज में हिम्मत रखते हुए बोली, आप चिंता मत करिए जी, जो होगा देख लेंगे। आप बस अपना ख्याल रखिए और जल्दी लौट आइए। आज सर्दी बहुत है। रघु अपनी बेटी पिंकी के पास गया। पिंकी के सिर पर हाथ फेरा और बोला, जल्दी लौट आऊंगा बेटा, फिर हम पेट भरकर खाना खाएंगे। कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। फिर वह झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ा। ठंडी हवा चेहरे पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। रघु पैदल ही कारखाने की तरफ चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, जगह जगह कीचड़। हवा इतनी तेज थी कि कई बार उसे रुकना पड़ता। चलते चलते रघु खुद से ही बुदबुदाने लगा, हे भगवान, कब तक ऐसे चलेगा? अपनी बेटी के बारे में सोचता हूं तो दिल बैठ जाता है। कैसा होगा उसका भविष्य? न ढंग का घर, न ढंग का काम। कैसे कटेगी जिंदगी? तभी सामने से गांव के एक बुजुर्ग मोहन काका आते दिखे। उन्होंने रघु को कांपते देखा। अरे रघु बेटा, इतनी ठंड में बिना ढंग के कपड़ों के कहां चला जा रहा है? क्या करे काका, पेट की आग बड़ी बेरहम होती है। घर से निकलना ही पड़ता है। काका, मैं कारखाने काम पर जा रहा हूं। पर बेटा, आज ठंड बहुत ज्यादा है। कारखाने रहने देता आज अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहता। काका, घर में खाने के लिए थोड़ा सा ही राशन बचा है और हमारे पास ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हम भूखे मर जाएंगे। मोहन काका ने आशीर्वाद दिया। भगवान सब ठीक करेगा बेटा, हिम्मत मत हारना। बस यूं ही मेहनत करते रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। रघु हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ गया। काफी देर बाद रघु कारखाने के बड़े लोहे के गेट के सामने पहुंचा। अंदर मशीनों की तेज आवाजें गूंज रही थीं।
जैसे ही वह अंदर घुसा, कारखाने का मालिक धनीराम सेठ दूर से ही उसे घूरने लगा। सेठ चिल्लाकर बोला, अरे ओ रघु, आज फिर देर कर दी तूने। समय देखा है कभी? देख तो कितना लेट आया है। ये समय के काम पर आने का। रघु डरते डरते बोला, वो मालिक, आज ठंड बहुत थी, तेज हवा शरीर को चीर रही थी, इसलिए रुक रुक के चलना पड़ रहा था, तो देरी हो गई पहुंचने में। आगे से नहीं होगी मालिक। धनीराम सेठ कुर्सी से उठकर गुस्से में बोला, अरे ठंड सिर्फ तुझे ही लगती है क्या? हम लोग लोहे के बने हैं। रोज रोज का ये नाटक बंद कर। फिर उंगली दिखाकर बोला, आज के बाद अगर देर से आया ना तो सीधे काम से निकाल दूंगा, समझा? रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मालिक जी, ऐसा मत कीजिए। घर में मेरी पत्नी और एक छोटी बेटी है, जिनका सिर्फ मैं ही सहारा हूं। अब मैं समय पर ही काम पर आऊंगा। महेंद्र सेठ ने अंगुली दिखाकर कहा, चल अब जाकर काम पर लग जाए, ज्यादा बहस मत कर। रघु बोरी उठाने लगा। एक बोरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसका शरीर इतनी ठंड में भी पसीने से भीग गया, लेकिन हाथ रुक नहीं रहे थे। हर बोरी जैसे उसकी मजबूरी की कहानी कह रही थी। उसे देखकर पास ही दूसरे मजदूर आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला, आज रघु भाई कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है, लगता है कुछ तो बात है। रघु ने थकी धीमी आवाज में कहा, क्या बताऊं भाई, घर में खाने को कुछ नहीं है और ना ही इस ठंड से बचने के लिए कुछ है। सोच रहा हूं आज मालिक से थोड़े पैसे मांग लो। दूसरा मजदूर बोला, मालिक का दिल पत्थर है भाई, वो तेरी मजबूरी को नहीं समझेगा, लेकिन कोशिश कर ले, शायद आज सुन ले। शाम होते होते रघु हिम्मत जुटाकर मालिक के दफ्तर के पास पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मालिक जी, आज कुछ पैसे दे दीजिए। घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरी बीवी बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। धनीराम सेठ तिरछी नजर से देखते हुए बोला, अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे तुझे। इतनी जल्दी जल्दी पैसे नहीं मिलते। अब जब महीना खत्म होगा तभी मिलेंगे। रघु ने कांपती आवाज में कहा, मालिक, घर की हालत बहुत खराब है। इतनी सर्दी में उसमें रहना बहुत मुश्किल है। धनीराम सेठ झल्ला गया। बस बहुत हुआ तेरा, जा आज काम खत्म, अब अगले हफ्ते आना। रघु चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। धीरे धीरे वह कारखाने से बाहर निकल आया। सूरज ढल चुका था। रघु मन ही मन बोला, हे भगवान, आज अपनी बच्ची का चेहरा कैसे देखूंगा, कैसे उसका पेट भरूंगा। वो बोलेंगी, पापा भूख लगी है, खाने के लिए क्या लाए हो? तो मैं क्या जवाब दूंगा? वह रोते हुए भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह तो बस मुसीबतों की शुरुआत थी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। आसमान में बादल पहले से ही भारी थे, जैसे किसी अनहोनी का इशारा दे रहे हों। रघु थके हुए कदमों से गांव की पगडंडी पर चल रहा था। कंधे झुके हुए थे, आंखों में नमी थी और दिल में हजारों सवाल। आज अपनी पत्नी बच्चों से क्या कहूंगा? सरोज की आंखों में कैसे देखूंगा? बिना पैसे, बिना राशन ये रात कैसे कटेगी? हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। तभी अचानक चकाचौंध करती बिजली चमकी और अगले ही पल तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश मानो आसमान फट पड़ा हो। रघु आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ऊपर वाले, हमारे दुख क्या कम थे जो अब ये बारिश भी शुरू कर दी। कुछ तो रहम कर रे मालिक, कुछ तो रहम कर। लेकिन बारिश और तेज होती चली गई। कुछ ही पलों में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। ठंडी हवा और बारिश मिलकर शरीर को सुई की तरह चुभ रही थी। किसी तरह रघु दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी तक पहुंचा। दरवाजा खोलते ही अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। झोपड़ी के अंदर जगह जगह से पानी टपक रहा था। छत से बूंदें
सीधे जमीन पर गिर रही थीं। पिंकी एक कोने में सिमटे हुए बैठी थी और ठंड से कांप रही थी। सरोज परेशान हालत में बोली, आप आ गए जी। देखिए छत टपकने लगी है। अगर बारिश ऐसे ही रही ना तो ये झोंपड़ी कभी भी गिर सकती है। और सेठ ने कुछ पैसे दिए? रघु ने भारी आवाज में कहा। नहीं सरोज, आज फिर मालिक ने पैसे नहीं दिए। मैंने बहुत विनती की उनसे, पर वो नहीं समझे। सरोज चौंक गई। क्या? तो अब क्या करेंगे? पिंकी और हम सुबह से भूखे हैं। पिंकी कब से खाने के लिए बोल रही है। रघु पिंकी की तरफ देखता है। पिंकी की आंखें सूनी थीं। पिंकी ठंड से सिसक रही थी। रघु का कलेजा कांप उठा। वह खुद से बोला, अगर मैं आज कुछ नहीं कर पाया ना तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो चिंता मत कर सरोज, मैं कुछ भी करके आज पिंकी के लिए खाना लाऊंगा। तू बस हिम्मत रख। बिना छाता, बिना जूते रघु मूसलाधार बारिश में बाहर निकल पड़ा। पानी उसके पैरों तक भर चुका था। कपड़े शरीर से चिपक गए थे। वह एक दुकान तक पहुंचा। दुकानदार ने उसे देखा। अरे रघु, इस हाल में, इतनी बारिश में क्यों बाहर आए हो? रघु हाथ जोड़कर बोला, भाई, बच्चों के लिए थोड़ा सा राशन दे दो ताकि वो ये रात गुजार सके। पैसे बाद में दे दूंगा भाई, मना मत करना। दुकानदार ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, बस थोड़ा सा दे रहा हूं, जिससे आज का काम चल जाएगा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ आटा, थोड़ी दाल और नमक लिया। साथ में कहीं से कुछ लकड़ियां भी जुटाईं। भीगते कांपते हुए वह घर लौटा। रघु के हाथ में खाने का सामान देखकर थोड़ी चमक आई। सरोज जल्दी जल्दी चूल्हा जलाने लगी, लेकिन लकड़ियां गीली थीं। बार बार आग बुझ जाती। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। सरोज बुदबुदाई। काफी कोशिश के बाद आखिरकार चूल्हा जल उठा। सरोज की आंखों में राहत आ गई। लो जी, भगवान का शुक्र है, कुछ तो बनेगा। थोड़ी देर बाद बहुत ही थोड़ा सा खाना बना। चारों ने थोड़ा थोड़ा खाया। पिंकी ने मासूमियत से पूछा, पापा, कल पेट भर खाना मिलेगा ना? रघु ने गले में अटका हुआ दर्द निगलते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारा पापा सब ठीक कर देगा। कल हम भर पेट खाना खाएंगे। रात गहराती गई। बारिश लगातार हो रही थी। झोपड़ी के अंदर ठंडी हवा सीटी मार रही थी। उनके पास सिर्फ एक पुराना फटा सा कंबल था। सरोज बोली, आप कंबल पिंकी को दे दीजिए। अगर इन्हें ठंड लग गई ना तो हमारे पास दवाई के पैसे भी नहीं है। रघु कुछ देर पिंकी को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे कंबल पिंकी पर डाल दिया। तो ठीक कहती है सरोज, दवाई कहाँ से लाएंगे? उस रात रघु और सरोज ठंड में कांपते रहे, लेकिन पिंकी की हल्की सी सांसें उन्हें जीने की ताकत देती रहीं। सुबह होते होते घर गीली जमीन बन चुका था। तीनों भीगी जमीन पर कांपते हुए बैठे रहे। कोई नींद नहीं, कोई राहत नहीं, बस चिंता और डर। फिर बारिश शुरू हो गई। तभी सरोज बोली, जी, लगता है ये झोपड़ी अब ज्यादा देर नहीं बचेगी। ये कभी भी टूट सकती है। दीवारें हिल रही हैं। तभी तेज हवा चली, बिजली गरजी, झोपड़ी हिल डुलकर गिर पड़ी। चारों किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भागे। उनका घर पानी में बह गया। रघु जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, अब कुछ भी नहीं बचा। ये एक सहारा था, वो भी चला गया। सरोज ने कांपते हुए कहा, शुक्र है हम सब बच गए, नहीं तो हमारी जान भी जा सकती थी। तभी पिंकी रोने लगी। पापा, अब क्या होगा? अब हम कहाँ रहेंगे? अब तो हमारा घर भी टूट गया। पिंकी ठंड से कांपते हुए सरोज से चिपक गई। सरोज खुद रोते रोते पिंकी को सीने से लगाए हुए थी। रघु ने आसमान की तरफ देखा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बादल अब भी घिरे हुए थे। हे ऊपर वाले, सब कुछ तो छीन लिया तूने। अब हमारे पास बचा ही क्या है?
कम से कम इस छोटी सी बच्ची पर तो रहम कर। कुछ पल बाद रघु ने खुद को संभाला। सरोज, ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, कहीं तो जाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। सरोज ने रोते हुए कहा। जी, पर जाएं कहाँ? हम गरीब को कौन ही सहारा देगा? गांव में अब हमारा कोई घर नहीं बचा। रघु कुछ सोचता रहा, फिर धीरे से बोला। सोहन, मेरा पुराना दोस्त, उसका घर पक्का है, आज रात वहीं चलते हैं। सरोज को थोड़ी उम्मीद दिखी। हाँ जी, कम से कम पिंकी तो सुरक्षित रहेंगी। वो दोस्ती की उम्मीद तीनों भीगे कपड़ों में कांपते कदमों से सोहन के घर की तरफ चल पड़े। बारिश फिर से हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। सोहन का घर गांव के बीचों बीच था। पक्का घर, ऊंची दीवारें, दरवाजे पर बल्ब जल रहा था। रघु ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई। इतनी रात को कौन है? कौन दरवाजा पीट रहा है? मैं हूं सोहन, रघु, तुम्हारा दोस्त। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सोहन सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी। अरे रघु, इस हाल में? और पूरा परिवार साथ? क्या बात है, क्या हुआ? रघु की आवाज कांप रही थी। सोहन भाई, इस बारिश में हमारा घर बह गया, आज की रात बस अपने यहां रुकने दे। पत्थर दिल दोस्त सोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन तेरी भाभी नहीं मानेगी। रघु ने हाथ जोड़ दिए। भाई, बस एक रात की बात है, बच्चे बहुत ठंड में है। सोहन ने नजरें फेर ली। और वैसे भी पूरा परिवार है, मैं खुद मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। रघु का दिल टूट गया। वह बोला। सोहन, याद है जब तू बीमार पड़ा था, मैंने तुझे अस्पताल पहुंचाया था और तुम्हारा इलाज करवाया था। आज मुझे तू ऐसे लौटा रहा है। सोहन ने गुस्से में कहा। अब पुरानी बातें मत निकाल, मुझे माफ कर, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जाओ यहाँ से। और फिर दरवाजा बंद हो गया। रघु और उसका परिवार बारिश में खड़ा था। सरोज की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप तो कहते थे सोहन अपना आदमी है, वो आपका सच्चा दोस्त था ना, आप तो उसकी हर मदद करते थे ना। सरोज, बुरे वक्त में ही पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया। सोहन मतलबी धोखेबाज निकला। पिंकी कांपते हुए बोली। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सरोज ने उसका माथा छुआ। वह तप रही थी। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। पिंकी को बुखार हो गया है, अब हम क्या करेंगे? अब बस एक ही रास्ता बचा है, मुखिया भंवर सिंह ठाकुर, वो ही कुछ मदद कर सकते हैं। वे मुखिया के घर पहुंचे। रघु ने दरवाजा खटखटाया। मुखिया गुस्से में बाहर आया। क्या है इतनी रात में, क्यों आए हो यहाँ? मुखिया जी, मेरा घर बह गया है और मेरी बच्ची भी बीमार है, आज रात शरण दे दीजिए। मैं कोई धर्मशाला चलाता हूँ क्या, जो हर किसी को रख लूं घर में? गांव का मुखिया होकर भी इतनी बेरुखी, ये आपको शोभा नहीं देता। अभी निकल जाए यहाँ से, वरना नौकरों को बुलाकर धक्के देने पड़ेंगे। और फिर दरवाजा बंद। रघु एक एक घर गया। हर जगह से वही जवाब, नहीं रख सकते, कहीं और जाओ। आखिर थककर वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। रात भर बारिश, ठंड और आंसू। तभी सरोज बोली। भगवान सब देख रहा है, एक दिन हमारा भी वक्त बदलेगा। रात बहुत लंबी लग रही थी। आसमान में बादल थे, ठंडी हवा लगातार चल रही थी और जमीन गीली थी। रघु, सरोज और पिंकी एक बड़े पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। पिंकी ठंड से कांप रही थी। उनके होंठ नीले पड़ने लगे थे। सरोज बार बार पिंकी को अपने सीने से लगाकर उन्हें गर्मी देने की कोशिश कर रही थी।
रघु दूर बैठे खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया? सुबह होने लगी, बारिश कुछ कम हुई, लेकिन ठंड वैसी ही थी। पिंकी ने धीरे से कहा, पापा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भूख भी लगी है। रघु घबरा गया। उसने पिंकी का माथा छुआ। वह तेज बुखार में तप रही थी। सरोज की आवाज कांप रही थी। जी, हमारी बच्ची को दवाई नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी करके दवाई लानी होगी। रघु ने पिंकी को देखा, फिर अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं कुछ करता हूं, चाहे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। रघु सुबह सुबह गांव की गलियों में निकल पड़ा। कहीं किसी ने थोड़ा बहुत काम दे दिया, किसी के घर की सफाई, किसी के खेत की मेड़ ठीक करना। दिन भर मेहनत की, पसीना बहाया। शाम तक उसके हाथ में थोड़ा सा राशन और कुछ सिक्के थे, साथ में थोड़ी सी दवाई भी। वह थका हारा पेड़ के पास लौटा। सरोज की आंखों में उम्मीद चमकी। आप आ गए? लाइए, क्या लाए हो? पेड़ के नीचे रघु ने पास पड़ी लकड़ियां इकट्ठा की, किसी तरह आग जलाई। चारों ने उस आग से हाथ सेके। पिंकी को दवाई दी। कुछ देर बाद पिंकी की सांसें थोड़ी सामान्य हुई। सरोज ने थोड़ा सा खाना बनाया। आप जो राशन लेके आए थे उससे इतना ही खाना बना है जी। कोई बात नहीं, आज इतना काफी है, कम से कम थोड़ा तो आराम मिलेगा। अब वही पेड़ उनका घर बन चुका था। फिर वही दोस्त सोहन अगली सुबह उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने रघु को पेड़ के नीचे देखा। हंसते हुए बोला, अरे रघु, इतनी ठंड में बीवी बच्चों को लेकर यहाँ पड़े हो? बड़ा अफसोस होता है तुझे देखकर। रघु ने शांत आवाज में कहा, जो करना था तू उस रात कर चुका, अब और क्या चाहता है? अरे अभी भी इतना घमंड? क्या खजाना मिल गया है तुझे? और वह आगे बढ़ गया। सरोज की आंखें भर आईं। रघु ने सरोज से कहा, मैं फिर काम ढूंढने जा रहा हूं, क्या पता कुछ काम मिल जाए। हिम्मत मत हारिए, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। रघु गांव में घूमता रहा। कहीं से जवाब मिला, काम नहीं है। कहीं, हमारे यहाँ लोग पूरे हैं। निराश होकर वह लौटने लगा। तभी उसने देखा, गांव की चौपाल पर भीड़ लगी हुई थी। रघु ने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? पास के गांव से दयाल सेठ आए हैं, गरीबों को कंबल और खाना बांट रहे हैं। रघु की आंखों में नई चमक आ गई। वह लाइन में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसके हाथ में एक नया कंबल और खाने का पैकेट था। उसकी आंखें भर आईं। सेठ जी, आप भगवान हैं, इस समय आपसे बड़ा कोई नहीं। नहीं भाई, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं रघु। रघु जल्दी जल्दी पेड़ के पास लौटा। सरोज ने कंबल देखा। अरे ये कहां से लाया आप? रघु ने सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर पिंकी को कंबल ओढ़ाया। पिंकी चैन से सो गई। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आ पहुंची। उसकी आवाज कमजोर थी। बेटा, जरा मेरी थोड़ी मदद कर दो, बहुत ठंड लग रही है, रात से कुछ खाया भी नहीं है। रघु और सरोज एक दूसरे को देखने लगे। रघु बोला, अम्मा आइए, बैठिए। रघु ने बूढ़ी औरत को ध्यान से देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर कांप रहे थे और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। सरोज धीरे से बोली, जी ये अम्मा तो हमसे भी ज्यादा परेशान लग रही हैं। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो जान बच जाएगी, 2 दिन से भूखी हूँ। रघु के दिल में जैसे किसी ने चाकू सा चुभो दिया। वह जानता था भूख क्या होती है, और जो खाना उसके पास है वही उसके पत्नी बेटी का भी सहारा है। सरोज ने भी पिंकी की तरफ देखा। वे गहरी नींद में थी, कंबल में लिपटे हुए। सरोज ने रघु की तरफ देखा और बोली, जी मैं क्या बोलती हूँ, पहले अम्मा को खिला देते हैं, पिंकी और हम किसी तरह सह लेंगे।
रघु ने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ सरोज, अगर आज हम किसी भूखे को लौटा दें तो इंसान कहलाने का हक नहीं रहेगा। रघु दयाल सेठ से मिला हुआ पूरा खाने का पैकेट बूढ़ी औरत के सामने रख दिया। अम्मा, जो है सब यही है, आप आराम से खाइए। बेटा, तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, फिर भी तुमने सब मुझे दे दिया। अम्मा, बच्चे तो हमारे हैं, पर भूख सबकी एक जैसी होती है। बूढ़ी औरत कांपते हाथों से खाना खाने लगी। हर निवाले के साथ उसकी सांसें थोड़ी आसान होती गई। खाना खत्म करके बूढ़ी औरत ने रघु को ध्यान से देखा। बेटा, आजकल के जमाने में ऐसी इंसानियत कम ही दिखती है, पर तुम लोग इस ठंड में यहाँ क्यों पड़े हो? रघु ने एक लंबी सांस ली और अपनी पूरी कहानी उस अम्मा को सुना दी। घर का बह जाना, दोस्त का मुंह मोड़ लेना, मुखिया की बेरुखी, बच्चों की बीमारी, सब कुछ। बूढ़ी औरत सुनते सुनते कभी सिर हिलाती, कभी आंखें बंद कर लेती। बेटा, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। ये तो अच्छा है कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अम्मा, अब बस पिंकी की जान बच जाए, यही बहुत है हमारे लिए। बूढ़ी औरत ने अपनी कांपती उंगलियों से कपड़े में बंधी एक छोटी सी पोटली निकाली। बेटा, मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं है, पर ये मेरी तरफ से रख लो। नहीं अम्मा, आप खुद इतनी लाचार और गरीब हैं, हम आपसे कुछ नहीं ले सकते। बेटा, आज तुमने मुझे भूख से बचाया है, अब मेरी बारी है। मेरे कहने पर ये रख लो। उसने पोटली रघु के हाथ में रख दी। इसे रख लो, और हाँ, कभी इस पर पछताना मत। भगवान तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सरोज ने पीछे से कहा, अम्मा, इस ठंड में कहाँ जाएंगी आप? रात होने वाली है। बूढ़ी औरत ने पलटकर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटी, मुझे जहाँ जाना था मैं पहुँच गई हूँ। इतना कहकर वह धुंध में खोसी गई। रघु और सरोज कुछ पल तक उसे देखते रह गए। जी, क्या लगता है इसमें क्या होगा? जो भी हो, अम्मा की दुआ है। दोनों ने पोटली खोली। अंदर जो चमका उसे देखकर दोनों की सांस थम गई। उसमें थे सोने के सिक्के कई सारे। हे भगवान, ये क्या? सरोज, लगता है वो अम्मा कोई साधारण इंसान नहीं थी। शायद खुद भगवान हमारी परीक्षा लेने आए थे। उस रात रघु और सरोज नींद में भी कांप रहे थे, पर इस बार ठंड से नहीं, भावनाओं से। सुबह होते ही रघु ने फैसला कर लिया। सरोज, अब हम ये पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं रखेंगे, इससे कुछ ऐसा करेंगे जिससे किसी और को वो दिन ना देखने पड़े जो हमने देखे हैं। रघु ने सबसे पहले दयाल सेठ के घर जाने का फैसला किया। वह जानता था, अगर कोई सही सलाह देगा तो वही देगा जिसने बिना स्वार्थ मदद की थी। दयाल सेठ ने सारी कहानी सुनकर कुछ पल चुप्पी रखी, फिर बोले, ये धन ईश्वर की देन है। जो इंसान इसे पाने के बाद भी इंसान बना रहे, वही सच्चा अमीर होता है। दयाल सेठ की मदद से रघु ने गांव के किनारे एक छोटी सी जमीन खरीदी। वहां एक साधारण मगर मजबूत घर बनवाया। घर के सामने एक पीपल का पौधा भी लगाया। सरोज ने मुस्कुराकर कहा, जिस पेड़ ने हमें सहारा दिया उसकी याद हमेशा रहेगी, उसे कभी नहीं भूल सकते। रघु ने एक छोटा सा काम शुरू किया। गरीब मजदूरों को काम देने लगा। किसी को लकड़ी का काम, किसी को खेती का। जो भी आता रघु कहता, काम के बदले इज्जत मिलेगी, भीख नहीं। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। जो इंसान अपने सबसे बुरे वक्त में भी दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। धन आता जाता है, पर इंसानियत ही असली दौलत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।